हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन यूट्यूब लर्नर में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी कोर का प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो जेईई बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके शुरू करने से पहले देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़ लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या निर्देश है। शब्दों में उत्तर ही दें, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्न जो है सो 52 है। 52 में से 1 से 30 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक आपको अति लघु प्रश्न यानी कि 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसके बाद 39 से 46 तक आपको 3 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। उसे 47 से 52 के लिए रहेगा 5 नंबर का प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यह निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दिए। पद्यांश का मतलब जो होता है वो एक कविता की तरह ही दिया होता है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। तो आप लोग इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। पूछ रहा है कवि की क्या अभिलाषा है। इस पद्यांश में जो है कवि का क्या अभिलाषा है, तो इसका अभिलाषा है कि गरीबों और वंचितों की मदद करना। गरीबों और वंचितों की मदद करना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया। जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, इसका भी लिया गया है। जो लोग असहाय हैं, मतलब किसी का कोई उसके साथ में नहीं है, जिन पर किसी का छाया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में देखिए पूछ रहा है पद्यांश हम शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशवासियों के लिए प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार का भाव निहित है। तो इसका सही आंसर जो है सो हो जाएगा देशभक्ति। देशभक्ति के भाव को निहित करता है, क्योंकि अपने देश में जो लोग हैं उन्हीं के सेवा में करने को बोल रहा है। देशभक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश का मतलब होता है एक कहानी की तरह दिया रहेगा, उनसे आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो 100 से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोपकारी हो जाना। यानी परोपकारी मतलब दूसरे को सेवा करना। देखिए यहाँ पर दिया 100 से पर की ओर आकर्षक होने लगता है। परोपकार मतलब दूसरों को भलाई करना। छठा प्रश्न पूछ रहा है। देखिए छठा प्रश्न पूछ रहा है एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना अति आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्बल की सहायता करना, यानी कि दूसरों की सहायता, जिसके कोई नहीं है उनको सहायता करना समाज का कल्याण माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक। अगला प्रश्न देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व के बारे में इस गद्यांश में चर्चा किया गया है। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में सबसे पहले देखिए रचनात्मक लेखन यानी अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए आलेख का अभिप्राय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विषय पर सर्वपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो। ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना। ये भी सही है। जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी सही है कि बार बार दोहराव ना हो। यानी कि ये सब सभी है, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न संख्या 10 को देखिए फीचर में तथ्य की प्रस्तुति ढंग कैसा होता है। फीचर का जो प्रस्तुत ढंग होता है वो मनोरंजक होता है। यानी मनोरंजक नहीं रहेगा ना तो कोई भी देखना नहीं चाहेगा उसको।
अपन संख्या 11 देखिए, संपादकीय किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख। संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख संपादकीय कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। तो पहला दौर जो था 1982 से 1992 तक था, और दूसरा दौर जो है 1993 से 2001 तक था। उसके बाद जो तीसरा दौर है वो 2002 से अब तक है। तो इसका सही आंसर जो है पूछा है विश्व का पहला दौर, तो पहला दौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 से 1992 तक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। तो बच्चों लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडिया। आप लोग देखेंगे चौथा पिलर जो है सो मीडिया को माना जाता है। सरकार का चौथा पिलर जो है सो मीडिया है। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार को फ्रीलांसर पत्रकार भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुरंत घटी घटनाओं के प्रस्तुत का अभाव। क्योंकि मुद्रित माध्यम का अर्थ है लिख कर प्रस्तुत करना, यानी कि कोई भी घटना है उसको लिखना, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 16 देखिए, पीटीआई का क्या है? तो आप लोग ये जानते हैं कि माध्यम अभिव्यक्ति और माध्यम से यह चैप्टर है, तो आप लोग को इसी के बारे में पूछा जाएगा, दूसरा तो नहीं पूछा जाएगा। तो गुप्तचर विभाग तो नहीं होगा, पुलिस विभाग भी नहीं होगा, समाचार एजेंसी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार समूह, पत्रकार के समूह, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि पीटीआई का क्या है? तो पत्रकार समूह है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब आपका जो चैप्टर से है, चैप्टर माने कि बुक, जो आपको बुक है उससे लिया गया है। तो चलिए इसका प्रश्न को हल करते हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्ति की रचयिता कौन है? तो जो इसका रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन है। 17 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, यानी पुनरुक्ति मतलब बार बार दोहराना। देखिए 2 बार एक ही शब्द को जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा वहाँ से कौन सा अलंकार लगेगा, पुनरुक्ति प्रकाश ही लगेगा हमेशा। यहाँ मुझसे कौन है, यहाँ मुझसे कौन बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कवि। यहाँ मुझसे कौन है, मुझसे जो बात कर रहा है, यहाँ कौन हो रहा है? तो ये मुझसे जो है सो डी हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो एकाकी जीवन बिताने वाले, यानी अकेला जीवन बिताने वाले लोग की बात हो रहा है। अब ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप लोग ये जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती है, उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? तो इसमें जो है सो लिंग भेद का सामाजिक मुद्दा दिखाई पड़ता है, यानी लड़का और लड़की की विषय दिखाई पड़ता है। क्योंकि लड़की को जो है सो खाने के लिए चने बाजरे की घुघरी देता है और लड़का के लिए दही, दूध, गाढ़ा इन सबको देता है। आप लोग यहाँ देखिए गाढ़ा दूध डालती है अपने लड़कों को, उठते हुए दूध पर मलाई उतार कर खिलाती है। तो यहाँ क्या कर रहा है, और लड़की को क्या कर रहा है, चने बाजरे के जो है सत्तू होता है उसको दे रहा है। प्रश्न संख्या 22 को देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्तिन, यानी इसका सही आंसर होगा भक्तिन से लिया गया है। उसकी लड़की चने बाजरे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़की के बारे में कहा गया है? तो देखिए जो है ना भक्तिन की लड़की का बात किया गया है, क्योंकि भक्तिन के 3 बेटी हो गई थी और उनका एक भी बेटा नहीं था, इसलिए यहाँ जो है सो भक्तिन के बारे में बात कर रहा है। कलूटे लड़के में कलूटे शब्द है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलुटी लड़के। तो कलुटी जो हो गया सो विशेषण है, एक तरह का विशेषण के बारे में बता रहा है। जैसे कि पेड़ लंबा है, वह लड़का मोटा है, तो इसमें क्या बात कर रहा है, मोटा। तो मोटा जो उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि क्या है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पढ़ने का, यहाँ किसके इंतजार की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दर्शन। दर्शक जो लोग होते हैं वो, अगर आप इस कविता को इसमें पढ़िएगा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, दर्शक लोग उस कहानी को सुनते हैं ना कि एक अपाहिज व्यक्ति को क्या क्या सामना करना पड़ता है, किस तरह का ठोकरे खाना पड़ता है, तो आप भी रो पड़ोगे। तो जो पढ़ेगा वही, जो पढ़ेगा सुनेगा उसके बारे में, वही रो पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शक। दर्शक लोग जो है सो इसके कहानी को सुनकर रो पड़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस किस कांड में वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंका कांड, यानी लंका कांड में इसका वो कालखंड वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 27 का देखिए, चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा का पहलवान के ढोलक का शीर्षे का अर्थ क्या हो रहा था। आजा भिड़ जा, यानी कि चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा। तो इसका सही आंसर होगा आजा भिड़ जा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समाज के प्रश्न संख्या 28 देखिए, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ये, यानी रुचि के आधार पर होना चाहिए। विभाजन जब भी होना चाहिए तो रुचि के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होगा, समाज के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, रुचि के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक रूढ़िवादी धारणा है। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, कहानी के मुख्य पात्र असोधर बाबू के चरित्र का मुख्य दवांत क्या है। सुदृढ़ संस्कार, अनिर्णय की स्थिति, पश्चात जीवन शैली, डी हो गया पारिवारिक तिरस्कार। तो ऑप्शन नंबर, यानी प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आर, निर्णय की स्थिति। आर, निर्णय की स्थिति लेना था। जूझ किस शैली की रचना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आत्मकथा है। जूझ जो है सो आत्मकथा है, यानी जीवनी भी नहीं, ना ही एकांकी है और ना ही कहानी है, इसके आत्मकथा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पार्ट 1 इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं, और पार्ट 2 जो है सो उसमें से सब्जेक्टिव प्रश्न का हल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।